नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों पर बातचीत करना। पहली बड़ी खबर रहेगी पहलगाम हमले के बाद बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और सक्रिय आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बाद अब दक्षिण कश्मीर में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। लगभग 8 से 9 ऐसे आतंकी हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है। उन धमाकों से सुरक्षा बलों ने उन घरों को ध्वस्त किया है और कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुपवाड़ा में ये कार्रवाई की गई है। दर्जनों आतंकियों की सूची फिलहाल तैयार कर ली गई है और सूची तैयार करने के बाद इन पर एक्शन भी लिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर पाकिस्तानी स्थानीय आतंकवादी, जो भी पाकिस्तान के स्थानीय आतंकवादी हैं, उन पर जो है वो नकेल कसी जा सकती है। उनके घरों को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन अब उन्हें भी कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उनकी सूची सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई है और उसी सूची के आधार पर उन आतंकियों तक पहुंचा जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। तो देखिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई पहलगाम हमले के बाद हो रही है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था और 22 अप्रैल के बाद लगातार जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर छानबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। एनआईए अपने स्तर पर काम कर रही है, सुरक्षा बल अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां भी वहां पर जुटी हुई हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर 7 से 8 ऐसे आतंकी हैं जो कश्मीर के बताए जा रहे हैं, जो लोकल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल जिनके घरों को निशाना बनाया गया है, उन घरों को तोड़ा गया है और ये उनको चेतावनी दी है कि अब आपको लौटना पड़ेगा या अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, उस एक रास्ते को अपनाइए और आइए, नहीं तो आपके साथ भी ये सुलूक किया जाएगा। पहलगाम में 28 लोगों ने जान गंवाई थी। तो कुल मिलाकर पहलगाम में हुए हमले के बाद जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। पहले शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल माने जा रहे 2 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया था। ये शुक्रवार को कार्रवाई हुई थी और इनका सीधा संपर्क पहलगाम में हुए हमले के पीछे बताया जा रहा है। इसके बाद लश्कर तैयबा के आतंकी आदिल हुसैन थोकर के बिजबेहड़ा स्थित घर को आईडी से जो है वो उड़ाया गया था, जबकि त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से घिरा दिया था। ये तमाम ऐसे नाम जो मैं आपके सामने गिना रहा हूं, ये वही नाम हैं जो या तो कुछ सालों से आतंकवादी हैं, आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हैं, या फिर पहलगाम मामले से इनका सीधा हाथ जुड़ा हुआ है। अधिकारियों की माने तो आदिल थोकर पर संदेह है कि उसने बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। यह बताया जा रहा है कि आतंकी थोकर ऐसे आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद की थी, ये आशंका है। ये भी बताया जा रहा है कि थोकर 2018 में पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में घुसा था। अटारी वाघा बॉर्डर के वहां से वो पाकिस्तान में चले गया था और जहां उसने आतंकी कैंपों में प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी। बाद में वे पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में वापस घुसपैठ कर आया था। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ से पूरी जानकारी लेते हैं इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। आसिफ, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां वहां पर हो रही हैं। जी शीतल, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में एक दिलदोज वाक़ा पेश आया जहां पे 28 जो है लोकल नॉन लोकल जो है उनको मारा, किस तरह बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। उसके बाद जो है कहीं न कहीं वादी कश्मीर में एक दुख वाली घड़ी, क्योंकि हर जगह पे आपने देखा कि किस तरह से लोग परेशान थे, जुलूस निकाले और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पूरा बंद हुआ है, टेरर अटैक के खिलाफ हुआ है। ये ऐतिहासिक है और हर एक के चेहरे की अगर बात करें या हर एक गामी इस चीज का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कीमती जाने जो है ऐसी जाया नहीं होनी चाहिए थी। हर एक ने कंटेम किया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो आम नागरिक हो। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 18 के आसपास एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, लेकिन 9 मिलिटेंट्स एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को जो है वो जमीन दोस्त किया गया, गिरा दिया गया, डिमोलिश ड्राइव एक चलाई गई उनके खिलाफ। बांडीपोरा से कुपवाड़ा से स्टार्ट करते हुए साउथ कश्मीर की अगर बात करें
तो अब तक 9 एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, जो हालांकि इसमें 1-2 मिलिटेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 90 के हैं, जो अब सेट हो चुके हैं, पीओके में सेट हो गए हैं, उनके घर भी डिमोलिश किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे शोपियान की बात की जाए, शोपियान में पहले छोटीपोरा इलाके में एक कूटे का जो है मकान वो डिमोलिश किया गया, और उसके बाद आज रात ही एक और एक्टिव मिलिटेंट्स हैं जिनका ताल्लुक कहा जाता है कि एफिलेटेड है टीआरएस के साथ, जिनका नाम जो है अदनान शफी डार है, और ये मैतपुरा का रहने वाला है, जो साउथ कश्मीर के जिले शोपियान का एक हिस्सा पे जो है इसका आज देर रात ही जो है इसका मकान जो है डिमोलिश किया गया। ये कार्रवाई अगर की जाए तो इसलिए की जा रही है क्योंकि अब ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, बार अटैक हुए हैं, जिस तरह से जो है मान लोग उसके ऊपर जो अटैक किए जाते हैं, तो लेकिन कहीं जो है अब सरकार इस बात को जो है अपने शिकंजे में टेरर अटैक कर रहे हैं शिकंजे में। आसिफ, कितना ज़रूरी है इन सभी आतंकवादियों पर कार्रवाई करना और जड़ तक पहुंचना कि कौन लोग हैं जो कश्मीर में बैठे बैठे कश्मीर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो इस तरह से पर्यटकों पर हमला कर रहे हैं? आसिफ, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज़ आपको मिल रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े पास का आ रही है, लेकिन मैं आपको किस तरह से जो है डिमोलिश ड्राइव जो है वो की जाती है। एक तरफ से खौफ वाला माहौल जो है वो कश्मीर में देखा गया, किस तरह से हालांकि कई लोग जो है मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पे बना रहे हैं, कई इसके वीडियो वायरल किए गए हैं। पहलगाम के जो कपल थे जो जिंदा है अभी, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले वहाँ पहलगाम का विजिट किया था, वहाँ पे वीडियोग्राफी की थी, उसको भी मनगढ़ंत कहानी बना के कहीं ना कहीं जो है कश्मीर की इमेज को जो है की जो है कोशिश की जा रही है, ये लोगों की तरफ एहतजाज किया जा रहा है। और आप देख, हालांकि जम्मू कश्मीर या कश्मीर के आवाम की बात करें, हर इसके खिलाफ टेरर अटैक के खिलाफ है कि ऐसे अटैक्स जो हैं कानून के खिलाफ ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए, ऐसी किलिंग नहीं चाहिए। हर एक ने कंडेम किया है। यहाँ पे कैंडल मार्च जो है निकाली गई, यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट निकाला गया है। आप कहिएगा कौन सी वो गली है या कौन सा वो शहर है, कौन सा वो चौक है जहाँ पे कश्मीर वैली के लोगों ने एक सवाल जरूर ये भी पूछूंगा निकाला है, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि जो ड्राइव है ये स्टार्ट हुई है 12 से लेके अभी साउथ कश्मीर के कुलगाम और शोपियान तक ये ड्राइव जो है जो है वो स्टार्ट किया। अभी कुछ मिलिटेंट्स हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है घर जो है वो डिमोलिश किया जाए। आसिफ, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। चलिए, फिलहाल मैं अपनी टीम से आप तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, ये जानकारी देने के लिए। आसिफ आवाज़ बने हुए थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहलगाम हमले के बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर हम आप तक एक्सक्लूसिव ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। पहलगाम आतंकी को लेकर अब फिलहाल आतंकी हमले को लेकर एनआईए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। पूरी तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। एनआईए पहलगाम पुलिस से केस डायरी और एफआईआर भी लेगी, क्योंकि ये मामला फिलहाल पहलगाम पुलिस के पास है, लेकिन ये पूरी जांच पड़ताल का जो मामला है वो अब एनआईए के पास है, क्योंकि एनआईए को उसी समय के बाद वहां पर जाने के लिए बोला था और एनआईए रवाना भी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे उसके बाद में एनआईए भी वहां पर पहुंची हुई थी। उसके बाद ही एनआईए ने इस हमले को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और चारों तरफ आतंकियों को कैसे घेरा जाए, मानसिक रूप से भी, और जब भी आतंकी मिलेंगे तो उन्हें कैसे मारा जाए, वो भी कोशिश हो रही है, वो प्रयास भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों के मदद करने वालों के घर गिराए जा रहे हैं। इससे ये प्रेशर और ये दबाव सीधे उन आतंकियों के ऊपर बनाया जा रहा है और उन ओजीडब्ल्यूज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है जो आतंकियों की मदद करते हैं, मददगार हैं, या फिर जो आतंकी पहलगाम हमले के बाद अभी भी किसी के घर पे छिपे हो सकते हैं, किसी की पनाह में हो सकते हैं। उनके लिए ये सीधा संकेत सुरक्षा एजेंसियों ने दिया है कि आपके साथ भी ऐसा ही कल को होगा अगर आप शामिल होंगे, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये दबाव अब मानसिक तौर पर भी बनाया जा रहा है। यही वजह है कि 8 से 9 लोगों के, 8 से 9 आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया है और अभी ये कार्रवाई जारी है। कल कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है।
फिदा हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता पहलगाम से ही जुड़े हुए हैं। और फिदा, जब से हमला हुआ है तब से फिदा वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर क्या सिनेरियो है अभी, क्या पूरा अभी चल रहा है, किस तरह की सिक्योरिटी है और कैसे वो अभी अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले फिदा, आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं जब से ये हमला हुआ है। क्या एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं पहलगाम में, और वहाँ पर क्या सुरक्षा के एंगल से देखा जाए तो किस तरह की सुरक्षा है? क्या अभी भी वहाँ पर उन आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है? और नंबर 2, एनआईए ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो आज गृह मंत्री की तरफ से बाकायदा तौर पर एनआईए को एक केस सौंपा गया और एनआईए की तरफ से भी बताया गया कि थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले एनआईए की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर एनआईए की टीम जो है इस केस को देखेगी, जो टेरर अटैक 22 पहलगाम में मिलिटेंट द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 दर्जन से शायद हमारे निहत्थे पर्यटक जो है वो गोली का निशाना बने हैं, जिसमें काठी का भी एक स्थानीय मजदूर जो है वो उस गोली का निशाना बना है। इसके बाद जहाँ पर राजनीतिक दलों के साथ जो आम जनता है वो अपना विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने उसके खिलाफ किया है और देश के हक में नारे लगाए हैं, फोर्सेस के हक में नारे लगाए हैं। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो उसके बाद जहाँ पर उन मिलिटेंट के घरों को ध्वस्त किया गया है, जो मिलिटेंट यहाँ पर इस वक्त सरगर्म नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब जहाँ पे पूछताछ है अभी जारी है। शीतल, देखा जाए तो पहलगाम को चारों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने कॉर्डन में ले रखी हुई है पहले दिन से, जब से ये घटना घटी है पहलगाम में। और उसके साथ साथ अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें तो दक्षिण कश्मीर के ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ पर 2400 इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसपीजी टीम और साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो अपने उन्होंने एक तो नाके जो है उसमें इजाफा किया है और कई जगहों पे हमने कल सुबह से ही देखा कि जो इजाफे चेकिंग पॉइंट्स है उसमें और भी लगाए गए हैं और जिन पे चेक होता है उनके आधार कार्ड भी जो है चेक किए जाते हैं। तलाश कार्रवाई जो है, गाड़ी की तलाश भी ली जा रही है, उसके बाद गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस अटैक के बाद जहाँ स्थानीय लोग जो है वो खड़े हुए, जहाँ स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया, जहाँ स्थानीय लोगों ने ये बताया ये निहत्थे तो यहाँ पे आए थे, क्या कसूर था, तो जिस किसी ने भी किया चाहे आतंकवाद जो है उनके खिलाफ जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से आप लोगों ने ये बताया है। फिदा, बड़ी बात यह है कि कल वहाँ पर कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। फिदा, ये बहुत ज़रूरी है उन जड़ों तक पहुँचना जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, जो खाद और पानी डालने का काम करते हैं आतंकवादियों को, और फिर आतंकवाद जो है वो उन्हीं के दुश्मन भी बन जाते हैं, जैसा हमने पहलगाम में देखा, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो कितना ज़रूरी है उन सभी OGWs को, उन आतंकियों के सहायकों को, उनको सबक सिखाना ताकि आतंकवाद जो है यहाँ पर ना पनपे। देखिए शीतल, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम है कि हम उस जड़ तक पहुंच जाए जहां से इन्होंने ये प्लानिंग की होगी कि कहां से हमें जाना है, किस तरह से हमें अटैक करना है, और सबसे ज्यादा जब पर्यटक वहां पे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो देखती होगी। और साथ ही साथ अब जब एनआईए को ये केस सौंपा गया है, एनआईए जो है वो बिल्कुल जगह पे पहुंचे, उन चीजों को खंगालने की कोशिश करेगी जहां से टेरर अटैक हुआ है। उसमें बार बार कहते हैं 2 दर्जन से ज्यादा हमारे पर्यटक जो है वो निशाना बने हैं। हालांकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो मीडिया के सामने नहीं रखती, क्योंकि ये एक विषय होता है, जांच का विषय होता है, और जांच के विषय में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बार बार यही कहती है कि सहयोग की जरूरत है, तब जब हम वहां पर जगह जिसको खंगालेंगे, चीजों को अपने पास जो है जो भी सबूत हासिल होंगे तो उन सबूतों के आधार पर ही जो टीम है वो आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज है, पूछताछ के लिए किन लोगों को बुलाया है, कहाँ है वो, ये सिक्योरिटी का एक विषय है और इसमें थोड़ा सा हमें भी जो है अभी और इंतजार करना होगा। फिदा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है, सबके मन में होगा, जब पहलगाम में हमला हुआ था आतंकियों की तरफ से, उसकी कुछ देर के बाद वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे, उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्या वो सर्च ऑपरेशन अभी भी उस दूर तक इलाके में चल रहा है,
क्योंकि ये भी एक अंदाज़ा होता है कि हमले के कितने समय के बाद आतंकी कहाँ तक पहुँचे होंगे और उसका पीछा सुरक्षा बलों ने किया होगा। क्या ये अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? किस एरिया में वो हो सकते हैं या कहाँ तक ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि जांच का विषय है। हुँ, सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद है। हुँ, सुरक्षा बलों की टीमें वहाँ पे मौजूद है। हुँ, सुरक्षा बलों की इज़ाफ़ी टुकड़ियाँ वहाँ पे मौजूद है। हुँ, सुरक्षा बल 24 घंटे वहाँ पे गश्त करती हुई नज़र आ रही है। सुरक्षा बल एक-एक चीज़ को देख रही है और अपनी वहाँ पे खंगालती हुई नज़र आ रही है। सुरक्षा बलों की देखें तो जो जंगल है, जो चारों ओर से पहलगाम के सटी जंगल है, वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती 24 घंटे नज़र आ रही है। अभी हुँ। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जंगलों में अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालाँकि अभी कोई जो है सुरक्षा एजेंसीज़ की तरफ से या पुलिस की तरफ से अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि क्या ऑपरेशन को स्थगित किया गया, क्या ऑपरेशन जारी है। ये 2-4 चीज़ें हैं। हुँ। अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन दिन और वक़्त और साथ ही साथ टाइमिंग जो है वो अब देखना होगा कि क्या आज सुबह-सुबह ही पता चला कि जो गृह मंत्रालय का दफ्तर है वहाँ से जब एनआईए पे ठीक है, केस बाज़ाब्ता तौर पर सौंपा गया है तो अब एनआईए की टीम जो है वो तो घटनास्थल पे पहुंचेगी क्योंकि पहले भी ठीक है। थी। अब हुँ, और इसमें जांच तेज़ आएगी। तो ये जांच कितने दिनों तक जारी रहेगी, ठीक है, क्या-क्या ओके। चीज़ें एनआईए को मिलेगी ये समय बताएगा। शीतल। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फ़िदा। आप भी अपना ख़्याल रखिएगा क्योंकि वहाँ पर हाँ, जो पूरा इलाका है वो संवेदनशील है और फ़िदा हुसैन पहलगाम में ही मौजूद है, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से जहाँ पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की बैठक होनी है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। आज 12:30 बजे मैरियट होटल में ये बैठक बुलाई गई है। राज्य और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें राज्य स्तर के लोग होंगे, जिला स्तर के लोग होंगे। नरेश अग्रवाल, मंत्री नितिन अग्रवाल बैठक में रहेंगे। उनकी अगुवाई में ये बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जो है उनकी बैठक है। उद्योग व्यापार संगठन जो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और साथ-साथ उद्यमी में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, रोजगार प्रोवाइड करने में भी। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर डिस्कस किया जा सकता है। उद्योग व्यापार संगठन की ये बैठक होगी 12:30 बजे मैरियट होटल में ये बैठक बुलाई गई है। राज्य और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक इसमें रहेगी। वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। नरेश अग्रवाल, मंत्री नितिन अग्रवाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके सुझाव लिए जाएंगे। उनके कई मुद्दों पर उनके साथ ये ठोस चर्चा की जाएगी। इसको कैसे बढ़ावा देना है, ये तमाम मुद्दे होंगे, ये तमाम विषय होंगे, ये तमाम पहलू होंगे जिन पर गहनता से, गहराई से चर्चा होने की संभावना है। नितिन राजपूत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का चयन किया गया। हम्म, आज उन पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल दोनों शामिल होंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे युवा उद्यमी बन के निकले, उत्तर प्रदेश के अंदर एंटरप्रेन्योर निकले, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार की रफ्तार को बढ़ावा दिया जाए और लगातार इस तरीके के संगठन जो होते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में एक अहम योगदान देते हैं। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश जो व्यापार मंडल है ये लगातार काफी पुराना व्यापार मंडल है। लगातार इसके समय समय पर चुनाव होते हैं और इसमें जो पदाधिकारी हैं उनको चयनित किया जाता है। जैसे कल इसमें चुनाव हुए, उसमें आज पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार को बढ़ाया दिया जाए और जो सरकार की योजना है कि युवा उद्यमी हो या नए छोटे व्यापार हो, बिल्कुल। लघु उद्योग हो, उनको किस तरीके से लगाया जाए। जी शीतल। बिल्कुल, देखिए उद्योग व्यापार जो होता है, जो जो एक संगठन होता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में। चाहे वो रोज़गार प्रदान करना हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के तौर पर रहना हो, चाहे वो सरकार की जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, जो एक इकोनॉमी का एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे भी सरकार का सीधा ये मिशन है कि उत्तर प्रदेश को तरक्की में लाना है, डेवलपमेंट करनी है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है और ये साथ-साथ चीज़ें ये भी बढ़ानी है। तो कितना बड़ा इनका रोल है और कितनी भूमिका इनकी रहती है इस खास तौर पर सरकार के इस ढांचे में?
देखिए, केंद्र सरकार लगातार भारत को, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लाने की बात कर रही है। ऐसे में प्रदेश भर में लगातार जो उद्योग संगठन है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को ये निर्देश देते हैं, ये उनको दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरीके से अपने प्रदेश में रोजगार को बढ़ाया दिया जाए। जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड की सप्लाई किस तरीके से की जाए, उसमें सरकार का योगदान क्या रहेगा और किस तरीके से उनको जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों का जो संज्ञान लिया जाए और उन दिक्कतों को सरकार तक बताया जाए कि जिससे सरकार नीति निर्देश बनाकर उन व्यापारियों को सुविधा मुहैया कराए। ऐसे में उद्योग व्यापार मंडल लगातार इस तरीके के कार्य करता है, चाहे जिला स्तरीय हो या प्रदेश स्तरीय हो या देश स्तरीय हो। हर व्यापक मोड पर सरकार को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई दिशा निर्देश जो सरकार देती है उसको धरातल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं उद्योग व्यापार मंडल का बहुत अहम योगदान होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को रोजगार हब बनाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। चाहे पश्चिम की बात करें, जो फिल्म सिटी की हम बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी लगाने की बात चल रही है। ऐसे में किस तरीके से फिल्म सिटी हो या अर्बन टाउनशिप है उसमें किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बसाया जा रहा है उसमें उद्योग कहीं ना कहीं उसमें अहम भूमिका निभा रहा है और दिशा निर्देश के साथ साथ सरकार के साथ साथ ये नीति निर्देश का भी काम कर रहा है। जी नितिन, एक आखिरी सवाल रहेगा, सरकार का कितना सपोर्ट इनके साथ रहता है? क्योंकि जब बजट आता है साल की शुरुआत में, जब बजट पेश किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करना, ट्रेड कवर्स, ये तमाम चीज़ें इनको मजबूत करना। तो सरकार कितना सपोर्ट में है इन उद्योगपतियों के? क्योंकि आपने जैसे कहा कि रोज़गार उनको उत्पन्न करना है, रोज़गार प्रदान करना है, युवाओं तक रोज़गार पहुंचाना है, इसके लिए सरकार का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार लगातार 2014 के बाद जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है और चाहे एनडीए सरकार और प्रदेश के अंदर 2017 के बाद बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया पर फोकस किया जा रहा है, रोजगार को बढ़ावा देने में फोकस किया जा रहा है। हर तरीके से ये बात कही जा रही है कि मेक इंडिया और मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए और लगातार ग्लोबल स्तर पर हमारे प्रोडक्टों की पहचान हो। इसको लेकर तमाम जो व्यापार संगठनों को उनको बताया जा रहा है कि आप ऐसे प्रोडक्ट लाइए, ऐसे युवाओं को स्किल डेवलप किया जा रहा है कि आप इस ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कीजिए जिससे ग्लोबली हमारे देश की पहचान बने। ऐसे में लगातार जो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं और बजट में भी, चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, लगातार सबसे ज्यादा बजट रोजगार यानी कि व्यापार के लिए रखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो, नई इंडस्ट्री तैयार हो, उसको लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, ये जानकारी के लिए। नितिन राजपूत हमारे साथ बने हुए थे, इस खबर को लेकर उन्होंने जानकारी दी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं और ये बड़ी खबर पहलगाम हमले के बाद जो भारत एक्शन में आया है उसको लेकर है, क्योंकि पहलगाम में हमले के बाद एक्शन में भारत नजर आ रहा है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। दवाएं समेत कई चीजों के स्टॉक में पाकिस्तान जुटा हुआ है और अभी से स्टॉक कर रहा है, चाहे वो दवाइयां हो या अलग चीजें हों, उनको स्टॉक में जुटाने में जुटा है। और चीन, रूस, कई यूरोपीय देशों से संपर्क भी पाकिस्तान साध रहा है, यानी वही भीख मांगने का एक और जहां पर समय जो है वो पाकिस्तान के सामने है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है भारत ने दबाव बनाना शुरू किया है। चारों तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करना, वो सबसे बड़ी चोट है पाकिस्तान पर। और न सिर्फ उससे पाकिस्तान को सिंचाई, बल्कि वहाँ का जो उद्योग है, वहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ की जो इरिगेशन सेक्टर है, वहाँ का जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान को सीधा नुकसान पहुँचना है। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी अब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ।